ज्योमेट्री का ओवरव्यू जानना बहुत ज़रूरी है ना, कि कैसे कैसे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट सेक्शन भी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। अगर देखें तो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं, इसके क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं और कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। इसमें फॉर्मूले पता है और तरीके पता है, सीधा लगाएंगे आंसर आएगा, है कि नहीं। तो फॉर्मूले और रिजल्ट्स पे ये पूरा गेम चलेगा, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है ना। तो इसमें पहले एक बार मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इसमें पहले हम टोटल क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओवरव्यू एक सिंपली डिस्कस करेंगे आज हम। तो ये सिंपल, और ये क्या हो गया, ये किस तरीके से आ रहा है, एक सेकेंड। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू जानते हैं, इसका क्या ओवरव्यू है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये पहला लेक्चर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले देखिए, इसमें स्टार्ट हम करेंगे पॉइंट से। सबसे पहला जो टॉपिक होगा पढ़ने का, वो पॉइंट से हम चर्चा करेंगे। पॉइंट्स का मतलब जैसे दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, सेक्शन फार्मूला, ये सब चीज़ें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पॉलीगन, ये सब चीज़ें हम बात करेंगे। दूसरा अगर बात करें तो पॉइंट के बाद आएगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में जो हम पढ़ेंगे ना, जैसे सिंपल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 2D में, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, उसका प्रॉपर्टीज़, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, बहुत कुछ है। स्ट्रेट लाइन से जो भी रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एंगल बिटवीन, जैसे स्ट्रेट लाइन हो गया, फिर उसके बाद एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन, तो इसमें कई सारी चीज़ें आएंगी स्ट्रेट लाइन के अंदर। फिर उसके बाद जो डिस्कशन होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से अगर बात करें तो आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं देखा था। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ये इवन इसको समझने के लिए बिना स्ट्रेट लाइन के हो नहीं सकता है। सब एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा का पूरा कनेक्टेड है। ऐसा नहीं होगा कि बीच में कोई भी उठा के अगर पढ़ने लग जाए तो समझ में आने लग जाएगा, नहीं, दिक्कत आएगी। फोर्थ अगर बात करें तो ये, इसके बाद हम सर्कल पढ़ेंगे। सर्कल की दुनिया में चले जाएंगे। अब सर्कल जैसे ही होगा तो सर्कल से जितने प्रॉपर्टी होंगे, कुछ चीज़ें अब यहाँ से कोनिक सेक्शन में चले जाएंगे, ठीक है। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। इसमें जनरली जो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वहाँ से मैंने देखा था, टेंजेंट और नॉर्मल से रिलेटेड जो बातें हैं, टेंजेंट और नॉर्मल से रिलेटेड बातें, उस पर कई सारे रिजल्ट्स हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में आएगा। सर्कल में भी उसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो खैर पढ़ेंगे वहाँ पे वो भी सेक्शन। इसके रिजल्ट इसमें यूज होने वाले हैं। पैराबोला का कई सारा चीज़ों कॉमन, कई सारी बातें होंगी जो इलिप्स में आएगा। इलिप्स हाइपरबोला लगभग भाई भाई है, ज़रा सा अंतर आएगा, है कि नहीं। कुछ चीज़ें हैं जो हाइपरबोला में बिल्कुल डिफरेंट है, एसिम्प्टोट्स वगैरह सब आएंगे हाइपरबोला में, तो उसको हम चर्चा करेंगे। तो खैर आज हम जो पढ़ने वाले हैं पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। पॉइंट के बारे में पहले चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा पॉइंट से बातें होंगी। पॉइंट के बारे में कई सारी चीज़ें आप लोगों को पता होगा, इसमें जल्दी जल्दी निकल भी सकते हैं हम लोग, लेकिन मेन मकसद है क्वेश्चन करते हुए, एप्लीकेशन एक एक चीज़ का देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो पॉइंट को भी समझने से पहले, जैसे अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस का अगर बात करें तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कितने टाइप के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो वो समझना ज़रूरी है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स वो कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, जैसे अलग अलग कोऑर्डिनेट एक्सिस वगैरह ये सब डिफाइन होता है कि नहीं। जैसे एक रेक्टेंगुलर होगा, एक पोलर फॉर्म होगा, एक ऑब्लिक फॉर्म होगा। सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर पे ही चर्चा करते हैं। जैसे रेक्टेंगुलर के फॉर्म में, रेक्टेंगुलर, इसी को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो रेक्टेंगुलर का मतलब ये हो गया कि एंगल जो होगा दोनों एक्सिस के बीच में, ये एक्सिस और वाई एक्सिस, एक रेफरेंस पॉइंट चूज किया जाता है। जैसे वाई है, ये एक्स है। अब इस पूरे प्लेन में जितना दिख रहा है, इसमें अगर हमें कभी भी किसी पॉइंट को लोकेट करना हो तो किसी के रेस्पेक्ट में लोकेट करेंगे ना, तो यहाँ पे इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लेते हैं जी, दोनों के बीच में एंगल 90 होता है। अब यहाँ पे ये जो ऑरिजिन है, दिस इज 0,0, टर्मिनोलॉजीज वगैरह आएंगे, ये सब ध्यान रखना है। अब ये जो पॉइंट पी है, कोई एक पॉइंट पी है, तो इसके रेस्पेक्ट में वाई एक्सिस से और एक्स एक्सिस से, इसके रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे पहुँचना चालू करेंगे। तो अगर हमें पहुँचना है यहाँ पे ऑरिजिन से इस पॉइंट पे, और हमें चलना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो सर यहाँ पे पहुँचने के लिए हमें इतना चलना होगा, फिर यहाँ से ऐसे चलना पड़ेगा। इसका मतलब ये एक्स में चला और ये सर पैरेलल टू वाई एक्सिस चले, तो हम यहाँ पे पहुँच गए, है कि नहीं। तो इसलिए इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, दिस इज एक्स कॉमा वाई, ऐसे सेपरेट करके लिखते हैं, है ना।
अब यहाँ पे ये जो निकल के आया है ना जो चीज़ें, छोटा छोटा बात करते हैं, जैसे एक्स है तो जो डिस्टेंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस मेजर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं पता है सभी को? उसको बोलते हैं एब्सीसा। एब्सीसा बोलेंगे, है कि नहीं? दिस इज एब्सीसा। एब्सीसा मतलब यहाँ पे ऐसे नॉर्मली एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है, लेकिन इसका सीधा सीधा ऐसे याद रखेंगे, डिस्टेंस मेजर्ड, डिस्टेंस मेजर्ड, डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी एकदम छोटी छोटी बेसिक बेसिक बातें करेंगे। फिर एक डेफिनेशन होता है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है? ऑर्डिनेट मतलब होता है वाई, है कि नहीं? वाई मतलब डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू द वाई एक्सिस, उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू वाई एक्सिस, डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जैसे है यहाँ पे डिस्टेंस है, सबसे पहले अब इसमें आएगा डिस्टेंस फार्मूला वगैरह आएगा। मेनली हमें यही पढ़ना है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। वैसे मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दूंगा पोलर के बारे में भी और ऑब्लिक के बारे में भी, ऑब्लिक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है सबके बारे में भी थोड़ा सा आइडिया देंगे, लेकिन मेनली हमें पढ़ना है इसी को है, रेक्टेंगुलर को। चलिए पहले उसी को चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बीच में फिर ये सब चलने लग जाएगा तो उसका कोई मतलब रहेगा नहीं। दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगुलर के बाद, हम जान लेते हैं ऑब्लिक को ही जान लेते हैं, चाहे ऑब्लिक को ही जान लेते हैं। ऑब्लिक वाले में क्या होगा ना, ये झुका होता है एक्चुअली में कोई किसी एंगल पे। एक्चुअली ये सब थोड़ा सा आइडिया लीजिए, ज़्यादा इसमें जानने की बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है। ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है ना, ये जो एंगल है इस दोनों एक्सिस के बीच में, इस दोनों एक्सिस के बीच में ये जो एंगल है, दिस एंगल इज समथिंग, मान लेते हैं ओमेगा एंगल है या थीटा एंगल, जो भी मानना हो मान लीजिए, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन कर दे जो ओमेगा का वैल्यू नॉट इक्वल टू 90 है, यहाँ पे ओमेगा इज़ नॉट इक्वल टू 90, नहीं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये रेक्टेंगुलर वाले में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये मेजर टू द पैरेलल टू द वाई एक्सिस और ये डिस्टेंस मेजर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो किसी पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे एक्स कॉमा वाई ऐसे आएगा, है कि नहीं? अब इसमें भी कुछ बातें हम आगे चल के अभी करेंगे, बस अभी जानते हैं। फिर नेक्स्ट होता है इसमें पोलर। अब पोलर के बारे में हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि पोलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो है वो कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन वगैरह से नहीं पूछता है, आपका कोनिक से पूछता है। पोलर फॉर्म का इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो कोनिक सेक्शन का जैसे 1/r इक्वल टू जो इक्वेशन होता है, याद है किसी को? 1 + a cos थीटा, इस टाइप से जो आता है। तो ये एक्चुअली ये जो इक्वेशन है पोलर वाला, वो आपके कोनिक में कई बार पूछ दिया है। लगभग हर बार एक आध क्वेश्चन हमने देखा है कि पोलर फॉर्म में इक्वेशन लिख देगा, आइडेंटिफाई करना होता है किसका इक्वेशन है, भाई पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, तो वो सब बताएंगे, हम चर्चा करेंगे आगे चल के। लेकिन अभी थोड़ा सा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का आइडिया लेते हैं कि व्हाट इज़ द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता क्या है, कोई एक पॉइंट होता है, समझिएगा, यहाँ से इनिशियल रे होता है, दिस इज़ द इनिशियल रे, ये ओरिजिन है, दिस इज़ इनिशियल रे। अब किसी पॉइंट पी को लोकेट करना होता है, तो उस फॉर्म में जैसे पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था वैसा ही है इसमें भी, बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कुछ अंतर नहीं है। जैसे यहाँ से कोई एक पॉइंट है सर, तो एक पॉइंट पी है यहाँ पे, इसको अगर हमें लोकेट करना है, तो लोकेट करना है तो हम इसको पहुँचने के लिए क्या करते हैं, पहले हम यहाँ से इसको ऑरिजिन से मिला देते हैं। तो ऑरिजिन से हमने मिला दिया सर, ऐसे करके ऑरिजिन से मिला दिया। अब ऑरिजिन से मिलाने के बाद यहाँ पे पहुँचते हैं ऐसे घूम के, ये एंगल थीटा है, दिस इज़ एंगल थीटा। तो ये एंगल थीटा से घूम गए तो यहाँ पे अब पहुँच गए हम इस लाइन पे बिल्कुल। तो इसका मतलब यहाँ से जो ये ओपी का डिस्टेंस मान लेते हैं आर है कि नहीं? तो ये आर और थीटा, किसी पॉइंट पी को आर और थीटा के फॉर्म फंक्शन में लिखा जाता है, आर कॉमा थीटा के फॉर्म में, है कि नहीं? इस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में। तो आर और थीटा अगर किसी पॉइंट के लिए स्पेसिफाइड हो गया तो इस पॉइंट को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको हम लोकेट कर सकते हैं कि इस पॉइंट का पोजीशन क्या होगा। अगर आर को वेरी करेंगे और थीटा को कांस्टेंट रखेंगे तो हम इसी ओपी जो लाइन होगा इसी पे हम घूमते रहेंगे, समझ में आ रहा है? अगर हम आर को कांस्टेंट रखें और थीटा को वेरी करें तो सर्कल के फॉर्म में आएगा, जैसे थीटा आगे पीछे चेंज करेंगे एक सर्कल पे ढेर सारे पॉइंट आ जाएंगे। तो आर और थीटा किसी पॉइंट को यूनिक तरीके से ये रिप्रेजेंट करेगा। अब एक्चुअली इसमें हमें जानना है पोलर और कार्टेशियन में क्या रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन बहुत आसानी से यहाँ से पता कर सकते हैं। अगर इसमें सेंस करें, फील करें इस चीज़ को, समझिएगा सभी लोग,
रिलेशन बिटवीन पोलर फॉर्म एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। बहुत आसान रिलेशन है। ये y है, ये x है, ये पॉइंट P है। अगर पोलर फॉर्म से जाए तो सर ओरिजिन से OX ऐसे करके जाएंगे तो यहाँ से इस पॉइंट को लोकेट कर देंगे, वेक्टर हो जाएगा। इसका वेक्टर का फीलिंग भी होता है इसके अंदर पोलर फॉर्म में। ये डिस्टेंस ये इसका r है, ये थीटा है। तो हम बोल रहे हैं x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं। ये अगर x है, ये y है, तो r और थीटा के फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए सभी लोग, r कॉस थीटा, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से बताइए, r साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ से अगर टेन थीटा निकाल रहा हूँ तो टेन थीटा भी निकाल सकते हैं। टेन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए सभी लोग, टेन थीटा का जो वैल्यू है ये y/x आ जाएगा। तो कभी भी अगर चेंज करना हो ना कि पोलर से हमें कार्टेशियन में अगर स्विच करना हो, कभी भी अगर कोई इक्वेशन अगर लिखा रहे तो हम इस रिलेशन का यूज़ कर सकते हैं, इस फॉर्म का। चाहे कार्टेशियन से पोलर में अगर स्विच करना हो तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। ये इस तरीके से इसमें r का वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव में भी होता है। r का वैल्यू पॉजिटिव तब होता है जब हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में। जैसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में गए और आगे की तरफ भाग गए तो r का वैल्यू पॉजिटिव होता है। और निगेटिव r का मतलब डायरेक्शन पलट जाएगा। वेक्टर का डायरेक्शन जब हम बदल देंगे तो निगेटिव r भी कहलाएगा वो। समझ में आ रहा है। ओरिजिन से जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है और इसी को अगर हम इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ ऐसे कर देंगे तो यहाँ पे r का वैल्यू -r भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो और वही चीज़ थीटा का मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो थीटा एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, पॉजिटिव लेंगे। थीटा पॉजिटिव होगा एंटी क्लॉकवाइज में। इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं। बस थोड़ा सा एक हल्का फल्का आइडिया दे रहे हैं कि मान लीजिए अगर पूछ ले तो बस आइडिया रहेगा तो कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे, है कि नहीं। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, वही कॉम्प्लेक्स नंबर वाला हिसाब किताब है। और r का वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव का ये मतलब है सेंस से मतलब है। जैसे अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हम यहाँ से गए, अगर इस ऊपर की तरफ जाएंगे r का वैल्यू पॉजिटिव, नीचे की तरफ जाएंगे तो r का वैल्यू निगेटिव लेंगे, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम इसमें कार्यक्रम को चलाएंगे। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या सभी को, नहीं समझ में आ रहा है क्या। अगर मान लीजिए कभी भी अगर चेंज करना हो किसी भी इक्वेशन को, किसी इक्वेशन को बोल दे चेंज, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इक्वेशन लिखा है x² + y² = a²। ये किस चीज़ का इक्वेशन है, सर्कल का है कि नहीं। तो इसको अगर हमें पोलर फॉर्म में चेंज करना हो तो पोलर में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। x की जगह क्या रखेंगे, r cos थीटा, और y की जगह r sin थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, r² cos² ऑफ थीटा प्लस r² क्या हो जाएगा, sin² ऑफ थीटा। दिस इज इक्वल टू a² हो जाएगा। cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1 हो गया तो r² इक्वल टू क्या आ गया, a² आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो r इक्वल टू √a भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये हो गया पोलर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। कुछ भी हम ट्रांसफॉर्म करने में कोई आपत्ति है ही नहीं। हम आराम से ये चेंज वेंज कर सकते हैं कुछ भी अगर लिखा है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, इस फॉर्म का इक्वेशन लिखा होता है, समझिएगा। एज फॉर एग्जाम्पल पोलर से कार्टेशियन में अगर जाना हो, जैसे मान लीजिए अगर लिखा है कहीं पे इस प्रकार से r cos ऑफ 2 थीटा इक्वल टू a है, ठीक है। तो इसको हमें चेंज करना है, ये रेक्टेंगुलर में चेंज करना है। तो क्या चेंज कर सकते हैं क्या, रेक्टेंगुलर में अगर चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। तो अगर हमें क्या करना है, मैनिपुलेशन ही तो करना है, मैनिपुलेशन ही करना है। r का वैल्यू जैसे xy में अगर रखना है और थीटा को भी xy में ले जाना है, तो हम ये बोल रहे हैं सर इसको ऐसा करके अगर लिख ले, ये जो r है cos 2 थीटा का अगर फॉर्मूला लगा ले, क्या फॉर्मूला होता है, cos² थीटा माइनस sin² थीटा, होता है कि नहीं होता है। जैसे r² कर देते हैं, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। cos² थीटा माइनस sin² थीटा, दिस इज इक्वल टू a हो जाएगा। यहाँ भी r² कर लेते, तो ये हो जाएगा r cos ऑफ थीटा जिसका होल स्क्वायर माइनस में दिस इज r sin ऑफ थीटा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a²। r cos थीटा को किससे रिप्लेस कर देंगे, x से, x² माइनस y² इक्वल टू क्या आ गया, a²। ये पता है किस चीज़ का इक्वेशन है, ये इक्वेशन किस चीज़ का है, पता है किसी को, नहीं पता है। नहीं पता है तो जान लीजिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन। अभी से थोड़ा सा आइडिया वगैरह देते जा रहे हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसेंट्रिसिटी इसका √2 होता है हमेशा। कोई भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिखेगा उसका इसेंट्रिसिटी फिक्स होता है, दैट इज इक्वल टू √2 होता है
है ना। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में एक्चुअली में ये जो लिखे दिखाई देगा x² / a² माइनस y² / b² इक्वल टू 1, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये इसी में अगर a इक्वल टू अगर b कर दे तो यही हो जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ में आ रहा है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा, है ना, विथ इसेंट्रिसिटी e का वैल्यू √2, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बस हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ। चलिए अभी बहुत कुछ पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे करके हम पढ़ते जाएंगे, उसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। तो चलिए अब यहाँ से जो चीज़ें आई हैं निकल के समझिएगा इस चीज़ को। तो ये तो पोलर और कार्टेशियन का हल्का फल्का आइडिया ले लिया। फिर हम अब पढ़ने वाले, अब हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला चीज़ जो पढ़ेंगे यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, इसका काफ़ी एप्लीकेशन है ना। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला सबसे पहले रेक्टेंगुलर में डिस्टेंस फार्मूला सभी को पता होगा, है कि नहीं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, पता है ना सभी को, क्या होता है भैया। ये अगर कोई पॉइंट है, पॉइंट P x1 कॉमा क्या है, ये y1 है। और यहाँ पे अगर बात करें पॉइंट Q x2 कॉमा क्या है, ये y2 है। इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो सर ये हमें डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस कैसे निकल के आएगा, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। ये यहाँ से ऐसा करो ज्वाइन कर लो, यहाँ से ये ऐसा करो ज्वाइन कर लो। तो हम ये बोल रहे हैं इस पॉइंट P का अगर कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1, मतलब सर ये डिस्टेंस क्या रहा होगा, बताइए सभी लोग। ये डिस्टेंस x1 रहा होगा और ये डिस्टेंस क्या रहा होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है यहाँ से ये वाला डिस्टेंस क्या y1 रहा होगा। इन द सिमिलर मैनर ऑरिजिन से इसका ये वाला जो डिस्टेंस है x2 रहा होगा। अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ से ये डिस्टेंस क्या रहा होगा, y2 रहा होगा। तो अब हमें अगर ये डिस्टेंस मिल जाए, ये वाला डिस्टेंस, तो अब हमें पता है ये डिस्टेंस y1 है और ये y2 है, तो ये वाला डिस्टेंस y2 माइनस y1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। और इन द सिमिलर मैनर ये वाला जो डिस्टेंस है सर, ये x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो PQ का जो डिस्टेंस आ जाएगा, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, अंडर रूट ऑफ ये डिस्टेंस, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, अंडर रूट a² + b²। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में क्या आएगा, y2 माइनस ऑफ y1 का होल स्क्वायर। तो यही हो गया रेक्टेंगुलर में डिस्टेंस फार्मूला। सिंपल फार्मूला है, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, कोई आपत्ति की बात नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। तो नेक्स्ट अगर बात करते हैं ऑब्लिक वाले में, ऑब्लिक में क्या होगा डिस्टेंस फार्मूला है, बस ऑब्लिक में डिस्टेंस फार्मूला ही जानेंगे और कुछ नहीं जानेंगे। ऑब्लिक वाले में अगर बात कर ले, जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, समझिएगा इस चीज़ को कायदे से सभी लोग, और इसको आप लोग खुद भी निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल तो सभी लोग पढ़े हैं ना हम लोग, उस तरीके से ये एंगल मान लेते हो ओमेगा के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये y है, ये x है। अब दो पॉइंट इसमें कंसीडर करते हैं, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। एक पॉइंट P है सर जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1, और एक पॉइंट Q है सर जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2 है, सही है। अब हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है अगर, तो क्या ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, फंडा वही अप्लाई होगा कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस सबसे पहले ये डिस्टेंस निकालेंगे और ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। इसका नाम अगर कुछ दे दे, समझिएगा सभी लोग अच्छे से। अब हम बोल रहे हैं इसको थोड़ा इससे भी ज्वाइन कर देते हैं फीलिंग लाने के लिए। इसका नाम कुछ दे देते हैं, n नाम दे देते हैं, PQR दे देते हैं, दिस इज R। तो चलिए अब हमें अगर निकालना हो तो क्या निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, कैसे निकालेंगे, कैसे, हाउ टू कैलकुलेट दिस, कोई आइडिया दे सकता है, किसी के दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा हो तो, कुछ भी एनी काइंड ऑफ थिंग। सभी लोग पहले हमें ये बताइए कि कुछ एंगल वगैरह का जब कैलकुलेशन अगर मान लीजिए हमें करना है, तो क्या एंगल वगैरह कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या। यहाँ पे एंगल्स वगैरह, जैसे ये एंगल मान लेते हैं ओमेगा है, समझिएगा ध्यान से, ये ओमेगा, तो क्या ये भी ओमेगा होगा, नहीं समझ में आया। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन है ना ये दोनों, इसके पैरेलल ये है, तो ओमेगा ओमेगा बराबर होगा कि नहीं होगा। अब अगर ये ओमेगा है तो ये एंगल क्या होगा सर, ये भी ओमेगा होगा, नहीं होगा ओमेगा। अरे पैरेललोग्राम बन गया ना ये, तो अपोजिट एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे, तो ये भी ओमेगा हो जाएगा। कोई समस्या है क्या किसी को, नहीं। ये ओमेगा है तो ये एंगल क्या होगा, सभी लोग बताइएगा, इसमें कॉमन सेंस लगाइए। ये एंगल क्या होगा, ये एंगल, ये पाई माइनस ओमेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एंगल क्यों निकाला, समझ में आया होगा कि क्यों निकाला। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 हो जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस y2 माइनस y1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो हम बोल रहे सर वो आ गया, बीच का एंगल पता है, तो क्या यहाँ पे एक्चुअली 90 डिग्री नहीं ना है कि पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे।
तो हमें लगाना पड़ेगा कोसाइन रूल। कोसाइन रूल पढ़ा था ना हमने कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना। तो कोसाइन रूल अप्लाई करते हैं। तो कोसाइन रूल लगा देते हैं। अब यहाँ पे कोसाइन रूल लगाएंगे तो ये कॉस पाई माइनस ओमेगा इक्वल टू, फॉर्मूला याद है कि सब भूल गए हैं? सर कुछ भी याद नहीं है, बढ़िया है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ दिस सामने वाला साइड का होल स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स x2 माइनस ऑफ x1 और ये y2 माइनस ऑफ y1 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक बात है। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है कि नहीं? तो इसको इधर ले जाएंगे, फिर इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ से पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू का जो वैल्यू है अंडर रूट ऑफ, देखिए कैलकुलेशन, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ दिस इज y2 माइनस ऑफ y1 का होल स्क्वायर और ये प्लस 2 टाइम्स कॉस ऑफ क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x2 माइनस ऑफ x1 इंटू में दिस इज y2 माइनस ऑफ y1 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा आ जाएगा। ये दिस विल बी द डिस्टेंस फार्मूला। अब इसमें थोड़ा सा मन में वेरीफाई करके एक चीज़ देखिए कि अगर ओमेगा का वैल्यू 90 रख देंगे तो क्या ये रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए? अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या? अगर ओमेगा का वैल्यू 90 रख दे तो ये रेक्टेंगुलर में चेंज हो जाएगा कि नहीं? कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाए, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ये पूरा आइटम ही खत्म हो जाएगा, सिर्फ इतना बचेगा, है कि नहीं? तो ये रेक्टेंगुलर में चेंज हो जाएगा, बिल्कुल फिट बैठ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बस थोड़ा सा आइडिया देने के लिए बताएं और इसमें कोई खास बात नहीं है। याद रहे तो भी ठीक है, नहीं याद रहे तो भी ठीक है कि नहीं? शुरुआत है तो ऐसा नहीं है कि भाई आपको छोड़ छाड़ के चलेंगे, आइडिया तो हर चीज़ का देंगे। क्या पता क्वेश्चन यहीं से पूछ ले, फॉर्मूला ही पूछ ले, एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो जो डिस्टेंस फार्मूला है, तो डिस्टेंस फार्मूला का एप्लीकेशन, मेन तो एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन एक्चुअली एप्लीकेशन से क्वेश्चन वगैरह बनते हैं अक्सर, तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं ना कि डिस्टेंस। डायरेक्ट तो फार्मूला कम ही पूछेगा, बहुत रेयर चांस होता है कि फार्मूला पूछेगा। अब जो हम जितने भी बात करेंगे, जितने भी फॉर्मूले वगैरह जो भी कुछ यूज़ करेंगे वो रेक्टेंगुलर में बात करने वाले हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर में बात होगा, सही है। तो सबसे पहली बात एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए देखते हैं, आप लोग अप्लाई करके बताइएगा कि इफ क्वेश्चन ये इफ द एंगल एंगल subtended by line joining point A x1 comma y1 and B x2 comma y2 to the origin is cos theta is theta, then find the value of cos theta, then find the value of cos theta का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऑप्शन दे दे रहा हूँ पहला ऑप्शन है x1 x2 प्लस दिस इज y1 y2 अपॉन में दिस इज अंडर रूट ऑफ दिस इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और इनटू दिस इज अंडर रूट ऑफ दिस इज x1 स्क्वायर प्लस ऑफ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी है सर x1 माइनस x1 प्लस x2 प्लस ऑफ y1 प्लस ऑफ y2 इसका मॉडुलस वैल्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस इज x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर और ये x2 स्क्वायर। करिए क्वेश्चन करिए, मैं तो ऑप्शन बना रहा हूँ ना ऐसे ही करके ऑप्शन वगैरह कुछ और बना देते एक आध, है कि नहीं। x1 स्क्वायर प्लस ऑफ y1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस ऑफ y2 स्क्वायर
अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस इज x1 स्क्वायर प्लस ऑफ y1 स्क्वायर द रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस ऑफ y2 स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी, नन। बताइए सभी लोग इसको देखते हैं। अब इसमें अगर बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल प्रॉब्लम है ये। ओ ए का डिस्टेंस अगर निकालेंगे, ओ ए डिस्टेंस सॉल्यूशन करते हैं, ओ ए डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो सर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो ना ऑरिजिन से यार। अंडर रूट x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर आएगा। ओ बी डिस्टेंस निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और ए बी डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ दिस इज x1 माइनस ऑफ x2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ क्या आएगा y1 माइनस ऑफ y2 का ये होल स्क्वायर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो इस प्रकार से ओ ए ओ बी ए बी आ गया, सारा डिस्टेंस कैलकुलेशन हो गया। नाउ अगर कॉस थीटा कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा? कोसाइन रूल लगाओ ना यार, कोसाइन रूल। इसके सामने वाला साइड माइनस में जाता है, मतलब ओ ए स्क्वायर प्लस ऑफ सर ओ बी स्क्वायर होगा, माइनस में ए बी स्क्वायर आएगा, और नीचे क्या आएगा? 2 टाइम्स में ओ ए इंटू ओ बी आएगा कि नहीं आएगा? तो इसमें बुखार लग रहा है इतना लल्लू क्वेश्चन में, समझ लो जिंदगी एकदम हो गया, कल्याण हो जाएगा तब तो, हमको लग रहा है ऐसा। यहाँ पे ये अब यहाँ पे माइनस में ए बी स्क्वायर अगर करेंगे तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस में क्या आएगा? दिस इज y1 माइनस ऑफ y2 का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा दिस इज 2 टाइम्स में ओ ए, मतलब x1 स्क्वायर प्लस ऑफ y1 स्क्वायर इंटू में x2 स्क्वायर प्लस ऑफ y2 स्क्वायर आ जाएगा, है कि नहीं? अब यहाँ से ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 स्क्वायर कट जाएगा, x2 स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर में 2 टाइम्स में x1 x2 यहाँ से दिखेगा, और यहाँ से 2 टाइम्स में y1 y2 दिखेगा, तो 2 ऊपर नीचे कट जाएगा फिर से। तो सर यहाँ से जो आंसर है ये x1 2 टाइम्स x1 x2 प्लस में दिस इज y1 इंटू y2 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा अंडर रूट में x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर और फिर अंडर रूट में x2 स्क्वायर प्लस ऑफ y2 स्क्वायर आएगा। तो सर क्या दिक्कत है? 2 से 2 कट गया, ये आंसर ए आएगा कि नहीं आएगा? बहुत टफ क्वेश्चन थोड़ी दे दिया था। अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूले का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, एप्लीकेशन पार्ट पे हम अभी बात करते हैं। और जैसे अगर मान लीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का टाइप पहचानना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, वहाँ पे काम आएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का टाइप पहचानने में ये काम आएगा। तो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब पैरेललोग्राम कब होगा, रोम्बस कब होगा, स्क्वायर कब होगा, रेक्टेंगल कब होगा। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले के हेल्प से ये बताना जान सकते हैं। कैसे अब जानेंगे इन चीज़ों को, कैसे डिस्टेंस है, तो सबका प्रॉपर्टी पता होना चाहिए ज्योमेट्रिकली। सबसे पहले पैरेललोग्राम का बात करते हैं। पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम है, समझिएगा सभी लोग कायदे से, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड का जो लेंथ है, डिस्टेंस फॉर्मूले का भी प्रॉपर्टी बात करेंगे, बाकी प्रॉपर्टी बात नहीं करेंगे, कि विद द एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस हमें बताना है। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर मान लीजिए 4 पॉइंट दिया हुआ है, तो डिस्टेंस तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं सबका सभी से। तो हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर आ जाए और ये बराबर आ जाए, तो क्या ये इक्वल हो जाएगा कि नहीं? मतलब ए बी बराबर सी डी, एंड साथ ही साथ बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए डी हो जाएगा। मतलब अपोजिट साइड का जो लेंथ होना चाहिए, लेंथ ऑफ अपोजिट साइड शुड बी इक्वल, तो हम उसको बोल देंगे पैरेललोग्राम। दूसरा अगर बात करें पैरेललोग्राम का स्पेशल केस है, दैट इज रोम्बस। तो रोम्बस में क्या होता है, सभी को पता है क्या? किसी को रोम्बस में क्या होता है सर? बताइए सभी लोग, रोम्बस में क्या हो जाता है? रोम्बस में ये जो सारे साइड लेंथ है, ये सारे के सारे साइड लेंथ क्या इक्वल हो जाएंगे? समझ में आ रहा है? अपोजिट साइड लेंथ इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू क्या आएगा? ए बी इक्वल टू, बताइए, ए बी इक्वल टू सी डी आएगा, है ना? एंड बी सी इक्वल टू क्या आएगा? ए डी आ जाएगा। तो ये सब के सब बराबर होंगे, इक्वल टू ये भी, दिस इज इक्वल टू, सब के सब बराबर होंगे। इसी को यहीं पे लिख देना चाहिए। हाँ, ये सब सारे साइड लेंथ बराबर आएगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं, तो स्क्वायर में भी होता है। स्क्वायर में भी सर अगर हम लिख दे यहाँ पे स्क्वायर, तो स्क्वायर में भी तो सर ऐसा होता है कि नहीं होता है? स्क्वायर में भी होता है कि सर सारे साइड लेंथ बराबर आएंगे।
तो लेकिन फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये स्क्वायर है कि रोम्बस है? तो इसका मतलब कुछ, हाँ, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, इसका मतलब समझ में आ रहा है? इसमें अभी बाकी प्रॉपर्टी का बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि सर एंगल निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, वो सब कुछ नहीं, डिस्टेंस का एप्लीकेशन। तो हम ये बोल रहे हैं कि जब इसमें रोम्बस अगर होगा तो रोम्बस में जो डायगोनल का लेंथ होगा, समझ में आ रहा है, डायगोनल का लेंथ इक्वल नहीं होता, रोम्बस में 90 डिग्री पे काटता है, पता होगा सभी को, अरे पता है ना। तो यहाँ पे ए सी इज़ नॉट इक्वल टू बी डी आएगा। लेकिन अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में दो बातें हो जाएगी, साइड लेंथ भी इक्वल होंगे, ए बी सी डी अगर ये सब साइड लेंथ है मतलब वर्टिसेस है तो इसके साइड लेंथ भी इक्वल आएंगे, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर डी ए, है कि नहीं। एंड साथ ही साथ जो डायगोनल का लेंथ है मतलब ये जो ए सी इक्वल टू बी डी भी आएगा, है कि नहीं, ए सी इक्वल टू बी डी, तो हम बोल देंगे कि स्क्वायर है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब रेक्टेंगल, अगर पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में वही बातें हो जाएगी, फिर से पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में फिर से वही बातें हो जाएगी। रेक्टेंगल अगर आइडेंटिफाई करना हो तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे रेक्टेंगल को? तो रेक्टेंगल को आइडेंटिफाई करने के लिए वही काम, अपोजिट साइड लेंथ तो इक्वल आएगा ही आएगा, और साथ ही साथ क्या होगा, ये जो डायगोनल का लेंथ है वो डायगोनल का लेंथ इक्वल होता है क्या? होता है, बिल्कुल रेक्टेंगल में होता है। मतलब ए बी इक्वल टू सी डी आएगा, एंड साथ ही साथ दूसरा जो है ए डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी सी आएगा, है कि नहीं। और जो डायगोनल का लेंथ है वो इक्वल आएंगे इस केस में, मतलब ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी डी आएगा। तो यही सब पहचानने के लिए आएगा कि पैरेललोग्राम है कि रोम्बस है कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्या है, पहचान लेंगे ना सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, बस छोटा छोटा बात है, और कोई तोप बातें नहीं कर रहे हैं कि अभी ऐसा कुछ समझ में आएगा नहीं, है कि नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अच्छा, जैसे अगर कोलिनियर शो करना हो कभी भी पॉइंट को, कि ये डिस्टेंस फॉर्मूले के एप्लीकेशन से हम कोलिनियरिटी भी शो कर सकते हैं, कोलिनियरिटी विद एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, कोलिनियरिटी। वैसे कोलिनियरिटी के लिए बहुत अपने पास टूल्स आएंगे आगे चल के, लेकिन विद द एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला भी हम बता सकते हैं कि पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए 3 पॉइंट कोलिनियर है, सब लोग समझिएगा, हम ये बोल रहे हैं कि ए बी और सी तीनों का कोऑर्डिनेट गिवन होगा, तो सबका सभी से डिस्टेंस निकाल ही सकते हैं हम। तो अगर ऐसा होल्ड कर गया इस केस में कि सर इफ़ ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आ गया, तो इसका मतलब ये कब होल्ड कर सकता है, बताइए सभी लोग बताइए। अरे ये तभी होल्ड करेगा जब कोलिनियर होंगे ना। अगर कोलिनियर नहीं होंगे, हम बोल रहे ट्रायंगल जब बना देगा, तो ट्रायंगल बना देगा, जैसे मान लीजिए ए पॉइंट है और इधर सी पॉइंट है, अब बी इसके ज्वाइनिंग पे नहीं लाई कर रहा है, इस ए और सी के ज्वाइनिंग पे लाई नहीं कर रहा, बाहर लाई कर गया, कहीं ऊपर लाई कर गया, तो ऊपर लाई कर गया तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल इनइक्वलिटी होल्ड करेगा सर। तब तो ट्रायंगल इनइक्वलिटी याद है कि भूल गए सभी के सभी। उस केस में क्या हो जाता है सर, बी ए प्लस बी सी का जो वैल्यू है क्या ग्रेटर देन क्या आ जाता है, ए सी आता है कि नहीं, थर्ड साइड से ज़्यादा आ जाता है। अरे हाँ कि ना, हाँ वही बात है। अब यहाँ से अगर कभी भी 2 पॉइंट गिवन भी हो, जैसे पॉइंट ए गिवन है और पॉइंट सी गिवन है, और बी को बोल दे वेरिएबल पॉइंट है, तो बोल दे कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ बी ए प्लस बी सी। तो बी ए प्लस बी सी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, पता नहीं क्या बात कर दिया, ये अजीब सा ही है। अरे बी ए माइनस बी सी, ये लो चंपू टाम। अरे अभी बताए हैं दोनों का, अगर यहाँ से अगर ये इसके बाहर लाई करेगा, तो बाहर लाई करेगा तो दोनों बी ए प्लस बी सी का सम ए सी से ज़्यादा आएगा, है ना। अगर इसको और नीचे शिफ्ट कर दे तो यहाँ पे थोड़ा और कम आएगा, और नीचे ले आए थोड़ा और दोनों का सम कम हो जाएगा। और बी को अगर हम इसी पे लाई करा दे सर, एसी लाइन पे ही लाई करा दे, तो बी ए प्लस बी सी का जो वैल्यू है मिनिमम, वो मिनिमम किसके इक्वल हो जाएगा सर, बी ए प्लस बी सी ए सी के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। ये पता नहीं कौन सी बातें कर ले, पागलों वाली बातें कर लेता है बीच बीच में, है कि नहीं। तो वही चीज़ समझा रहे थे कि कोलिनियरिटी भी हम चेक कर सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले तो घबराने की आवश्यकता नहीं कि क्या पूछ लिया है, बस दिमाग को कूल रखना है, कूल रख के सोचेंगे आराम से हो जाए। समझना पहले, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं। तो चलिए इसी बात पे एक बहुत लल्लू सा क्वेश्चन करते हैं, एकदम छोटा सा क्वेश्चन करते हैं।
सभी लोग अप्लाई करके जल्दी से बता दीजिएगा, एक है कि नहीं। दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, ठीक है। ट्रायंगल ABC में पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, पॉइंट A दिया हुआ है 4,0, पॉइंट B दिया हुआ है दिस इज, पॉइंट B इज गिवन -1, एंड पॉइंट C इज गिवन 3,5। तो त्रिभुज के बारे में बताना है, ऑप्शंस दे रहा हूँ मैं। पहला ऑप्शन है सर आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स एंड राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ऑप्शन नंबर B दे रहा हूँ आइसोसेल्स बट नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर C है राइट एंगल बट नॉट आइसोसेल्स, राइट एंगल बट नॉट आइसोसेल्स ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर D है नाइदर राइट नॉर आइसोसेल्स। बताइए क्या होगा आंसर फटाक से। नाइदर राइट एंगल ट्रायंगल नॉर आइसोसेल्स। हाँ देखिए, सोच विचार करिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना आसान क्वेश्चन कभी कभी मिलता है, मौका मिलता है करने के लिए, लेकिन आप लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है क्वेश्चन करने का। क्वेश्चन दिया था, ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करना है। ट्रायंगल के बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं की, क्योंकि ये सब बच्चों वाली बात है, पता ही होगा। अब जैसे अगर ट्रायंगल में सॉल्यूशन अगर बात करते हैं, बहुत सिंपल बात है, सबका सबसे दूरी निकाल सकते हैं कि नहीं, तो AB डिस्टेंस निकालते सबसे प्रथम काम। तो AB डिस्टेंस निकालेंगे सर, x का x से डिफरेंस 4 1 5 आ जाए, 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब क्या है 25 1 26 आ गया, √6 आ गया। AB के बराबर AC आएगा, AC डिस्टेंस कितना आ गया, 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सर ये भी √26 आ गया, है कि नहीं। अच्छा AC और एक और डिस्टेंस बच रहा है BC, तो BC डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो अंडर रूट में 3 1 4 का स्क्वायर प्लस 5 1 6 का स्क्वायर, ये आएगा 36 प्लस 16 सर 52 होता है क्या, बिल्कुल, अंडर रूट 52 होता है। तो इसका अगर दो साइड तो इक्वल आ गया, तो इतना तो कॉमन सेंस काम करता है कि ये तो आइसोसेलेस होगा ही होगा। अब राइट एंगल होगा कि नहीं, तो राइट एंगल के लिए अगर ये कंडीशन सब सेटिस्फाई कर जाए तो काम बन जाएगा। सबसे ग्रेटेस्ट साइड लेंथ BC है, तो BC ये होगा B और ये होगा C और ये होगा ऑटोमेटिक A, तो ये और ये तो बराबर ही है, अंडर रूट 26, ये अंडर रूट 26। क्या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सर होल्ड कर रहा है पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे बिल्कुल पाइथागोरस अप्लाई होता हो रहा है। इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर है कि नहीं है, तो इसका तो ये 90 डिग्री वाला भी है, तो इसलिए आंसर जो हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा देवता, आंसर सर आंसर ए होगा कि नहीं होगा। कैसे बिना कैलकुलेशन किए D को मार दिया आपने, D आंसर दे दिया था, क्या पॉइंट है लेके। अरे वो काम नहीं करना, डिस्टेंस निकालना वो एक्यूरेट थोड़े बनता है, एक्यूरेट नहीं बनता। हाँ तो वो तो आप स्केल लेके बैठे हैं क्या कि हर चीज़ एक्यूरेट बना देंगे, तो लेकिन एक्यूरेट तो मैथमेटिकल फार्मूला देगा ना। चमत्कार किए थे ये तो, चलिए कोई बात नहीं है, ऐसा होता है कई बार होगा। चलिए 2 पॉइंट दे रहे हैं, पॉइंट P दिया हुआ है, एक का कोऑर्डिनेट AT² 280 दिया हुआ है, एंड पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट दिया है A/T² -2A अपॉन में TA, ठीक है। और पॉइंट एक और कोऑर्डिनेट दिया है S पॉइंट दिया है A,0, तो हमें यह प्रूव करना है, मतलब देन हार्मोनिक मीन ये निकालना है, देन हार्मोनिक मीन ऑफ SP एंड SQ का हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना है। ऑप्शन A है A, ऑप्शन B है दिस इज 4A, ऑप्शन C इज 2A एंड ऑप्शन D इज 2/A। आराम से कैलकुलेशन करिए, सबका सबसे S दिया हुआ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के तीनों निकालिए डिस्टेंस। इसमें एक अच्छी बात भी है, वो भी हम बताएंगे। हाँ भाई, आत्मा लोग, सभी आत्माएं इधर देखेंगे।
जितनी आत्माएं हैं सबके सब इधर देखेंगे, है कि नहीं। सॉल्यूशन, सबसे पहले एसपी का डिस्टेंस सर कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं। एसपी का डिस्टेंस आ जाएगा AT स्क्वायर माइनस ऑफ A, इसका होल स्क्वायर आएगा कि नहीं, और प्लस 4A स्क्वायर T स्क्वायर आएगा। कोई समस्या किसी को? तो यहाँ पे A बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ T स्क्वायर माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4T स्क्वायर। कोई समस्या है क्या? नहीं है। ये अगर बेवकूफ़ हो, अगर ध्यान से देखो तो इसको ओपन कर के जोड़ देंगे, ये T स्क्वायर प्लस 1 का फिर से होल स्क्वायर है, ये A टाइम्स में T स्क्वायर प्लस 1 आ गया। आया कि नहीं एसपी डिस्टेंस? अरे आया? नहीं आया, नहीं आया, कोई बात नहीं आया तो मान लो। अब हम बोल रहे हैं एसपी और एसक्यू में क्या डिफरेंस लग रहा है, ऐसा थोड़ा सा फील आ रहा है कि सर पी पॉइंट में अगर इसको थोड़ा सा फीलिंग दिलाते हैं, पी वाले में अगर टी को सर -1/t से रिप्लेस कर देंगे तो क्या क्यू मिल जाएगा? सभी लोग देखिए ध्यान से, पहले जो ऑब्जर्वेशन हम करवाना चाह रहे हैं। अरे मिल जाएगा कि नहीं? मिल जाएगा। तो इसका मतलब एसक्यू डिस्टेंस जब कैलकुलेट करेंगे तो सर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना, बस टी को -1/t से रिप्लेस कर दो आप। अरे हाँ कि ना, हम जो कहना चाह रहे समझ पा रहे हैं? सर 1/t का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा a/t स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, और इधर t स्क्वायर प्लस 1 आ गया, तो sp भी आ गया, sq भी आ गया। तो sp sq दोनों निकल गया, तो हार्मोनिक मीन नहीं निकाल सकते। इसका हार्मोनिक मीन देखिए, पुराने टॉपिक्स भी ऐसे लिंक होंगे और सब रिवाइज होते रहेंगे। sp इंटू sq अपॉन में दिस इज sp प्लस ऑफ sq, यही हार्मोनिक मीन है। तो कैलकुलेशन 2 टाइम्स में sp है सर a टाइम्स में t स्क्वायर प्लस 1, sq है सर कितना है, a टाइम्स a/t स्क्वायर, दिस इज t स्क्वायर प्लस ऑफ 1। सही बात है कि नहीं? sp का वैल्यू सर a टाइम्स में दिस इज t स्क्वायर प्लस 1 प्लस दिस इज a/t स्क्वायर एंड t स्क्वायर प्लस ऑफ 1। कोई झमेला है क्या इसमें? नहीं है। ऊपर नीचे कुछ कुछ कटने वाला है तो काट देते हैं। कटने वाला है सर t स्क्वायर प्लस 1, ऊपर नीचे कॉमन उमन आगे कट गया। अच्छा, और कुछ नहीं अभी तो फिलहाल नहीं, पहले थोड़ा कैलकुलेशन। 2a स्क्वायर दिस इज t स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा। नीचे एलसीएम लेंगे तो नीचे a आ जाएगा सर t स्क्वायर प्लस 1, और t स्क्वायर ऊपर नीचे कट जाएगा, तो यही आएगा। फिर से ये दोनों फैल गया तो ये 2a के इक्वल आ गया, है कि नहीं? तो यही आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। कॉमन सेंस और स्मार्ट बुद्धि दोनों चाहिए एग्जाम में, है कि नहीं? अब इसमें मैं एक डेटा ऑब्जर्वेशन कराना चाह रहा था, अभी आगे चल के पढ़ेंगे, पैराबोला के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बस एक आइडिया दे रहा हूँ याद रखने के लिए। रिजल्ट है ये पैराबोला का। एक पैराबोला जब हम पढ़ेंगे आगे चल के, इसे बहुत पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा बस ऑब्जर्वेशन करने के लिए बोला था कि हो सकता है कहीं देखे होंगे इस तरीके से। नहीं देखे हो तो वेल एंड गुड, कोई बात नहीं, और अच्छी बात है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये जो पैराबोला होता है, इस पैराबोला का फोकस जानते हैं सभी लोग क्या होता है? फोकस सर SA,0 होता है, याद कर लो, बताएंगे ये सब चीज़ आगे चल के। और इस पैराबोला पे कोई भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट होता है, दिस इज AT स्क्वायर 2AT होता है। मतलब इसमें से अगर x को AT स्क्वायर ले ले और y को हम 2AT ले ले और दोनों में से t को एलिमिनेट कर दे, तो यही आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4x आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है सर AT स्क्वायर 2AT, पैराबोला के ऊपर है। और इससे जो फोकस से जो पास होने वाला जो फोकल लेंथ होगा, कोई भी फोकल अगर फोकस से कोई लाइन पास कराते पॉइंट P से गुजरने वाला, तो इसका जो जस्ट अपोजिट कोऑर्डिनेट होता है, इसका पैरामीटर अगर T1 मान लेते हैं, इसका पैरामीटर Q है और इसका पैरामीटर T2 होता है, तो T1 इंटू T2 का प्रोडक्ट होता है -1। तो इसलिए पॉइंट P का पैरामीटर T था, तो पॉइंट Q का पैरामीटर -1/T था। तो इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेट था, ये कोऑर्डिनेट AT स्क्वायर -2a अपॉन में T आ गया, ये इस तरीके से आ गया। अब यहाँ से एक्चुअली में ये हमेशा होल्ड करता, ऑलवेज एंड ऑलवेज, ये याद रखना है इस रिजल्ट को। रिमेंबर दिस रिजल्ट कि ये SP डिस्टेंस, ये जो फोकल रेडियस दिख रहा है ना, फोकल रेडियस, फोकल मतलब S का पॉइंट P से दूरी और S का पॉइंट Q से दूरी, ये SP डिस्टेंस और SQ डिस्टेंस, इसका हमेशा हार्मोनिक मीन जो होगा, ये हार्मोनिक मीन HM हमेशा सेम ही
ये जो लेटस रेक्टम होता है 4a को लेटस रेक्टम बोलते हैं, सेमी लेटस रेक्टम के इक्वल आता है। हार्मोनिक मीन ऑफ एस पी एंड एस क्यू विल ऑलवेज भी, अभी अभी देखा ऊपर से कैलकुलेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ टी है ये, मतलब कोई भी पॉइंट चूज करेंगे तो ऐसा ही रिजल्ट आने वाला है। तो दिस इज इक्वल टू 2a, दैट इज सेमी लेटस रेक्टम, सेमी लेटस रेक्टम, दिस इज सेमी लेटस रेक्टम, सेमी लेटस रेक्टम के इक्वल आता है कि नहीं। ये इवन सिर्फ पैराबोला का प्रॉपर्टी नहीं है, ये भैया जनरल कोनिक का प्रॉपर्टी है। कोनिक मतलब यही रिजल्ट इलिप्स में भी होल्ड करता है। जैसे कहने का मतलब ये चीज़ है, जैसे अगर इलिप्स है, समझिए इस चीज़ को, इलिप्स है अगर, तो इसका फोकस है, अगर मान लेते हैं S1, इसका फोकस S2 है, तो इस फोकस से अगर मान लेते हैं कोई भी एक लाइन पास कर रहा है जो इस कर्व को 2 बार काट रहा है कि नहीं, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो यहाँ पे भी S1P और S2P, HM ऑफ हार्मोनिक मीन ऑफ S1P and S2P will be equal to semi latus rectum of ellipse, semi latus rectum of ellipse, latus rectum of ellipse इसके बराबर ही आएगा। करेंगे हम वहाँ पे भी चर्चा है, लेकिन अभी थोड़ा सा आइडिया दे दे रहा हूँ, बस बहुत सारी बातें करने वाले हैं, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, अभी तो खैर अभी इतना भी फोकस, इतना भी कर लिए तो बहुत है। 2a डिस्टेंस फार्मूला लगा के खैर अभी आप लोग को निकालना था, लेकिन जब हम सारी चीज़ें पढ़ लेंगे पूरा, जब क्वेश्चन में हमें तुरंत दिखने लग जाएगा कि यार ये तो बिना कैलकुलेशन का ही आंसर आ जाएगा, अगर रिजल्ट याद है तो। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं आपके एग्ज़ाम में, मैक्सिमम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले सारे के सारे रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो जितने भी रिजल्ट बताए आपको सारे के सारे याद रखने हैं, रिवाइज करना है नोट्स को प्रॉपर, डेली रिवाइज करना है। बहुत सारा इनपुट डाला जा रहा है आपके अंदर, ऐसा ना हो कि ज़्यादा खाद डालने से पौधा जल जाए, समझ में आ रहा है। होता है ना कभी कई बार ऐसा कि भाई पौधे में ज़्यादा खाद डाल दिया और पौधा जल गया अरे बाकी को कुछ समझ में आया? हेलो, हाँ चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रहा हूँ। दिया है एक त्रिभुज है, सही है, एक त्रिभुज बना दे रहे हैं हम, जरा सा लैंग्वेज उतना नहीं लिख रहा हूँ, फटाफट थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इस त्रिभुज में A है, ये B है और ये C है, सबका मिड पॉइंट दिया हुआ है। मिड पॉइंट ऑफ साइड AB साइड का जो मिड पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, दिस इज मिड पॉइंट्स ऑफ द AB एंड AC ऑफ द ट्रायंगल। AB एंड AC ऑफ द ट्रायंगल आर D, ये D है, दिस इज 3,5 एंड मिड पॉइंट ऑफ AC दिया हुआ है, दिस इज AC दिया हुआ है, दिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है E मान लेते हैं, -3, है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड BC का लेंथ निकालिए सभी लोग, फाइंड लेंथ ऑफ BC, फाइंड लेंथ ऑफ BC का लेंथ निकाल के बताइए जल्दी से ये मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, 20 आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं, कई लोग को 9वां 10वां को पढ़ाते हैं ना भैया, आप लोग क्यों नहीं पढ़ाते कि भूल गए? पढ़ा रहे ना, तो पढ़ा रहे हैं तो सर उसका यूज करना है यहाँ पे भी, है ना। वो सब प्रॉपर्टी वगैरह याद होना चाहिए। ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन A 10, ऑप्शन B 15, ऑप्शन C 20, कैसे 20 बता दे इतना तेज? अच्छा सही बात है यार, चमक गया इसका मतलब। सर ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो होता है, मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 9th में होता है ना, थोड़ा थोड़ा हमें भी याद आ रहा है, अपने टाइम पे पढ़े थे कि ये मिड पॉइंट थ्योरम मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं तो ये चीज़ इसके पैरेलल आता है कि नहीं, ऐसे करके इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे। वेक्टर जब हम पढ़ेंगे तो एक ही लाइन में बता देंगे कि एक ही लाइन में प्रूव हो जाएगा। बाकी ऐसे ज्योमेट्री लगा के इधर एक्सटेंशन करके आता था कुछ नहीं, याद है कैसे प्रूव होता है ये? सब कुछ याद नहीं। इसको एक्सटेंड करते हैं, इसको इससे ज्वाइन करते हैं और ये फिर क्या करते हैं, वो कॉन्ग्रुएंसी वगैरह लगाते हैं, ऐसा कुछ होता है। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबका आया ना आंसर इसमें। भाई डी का लेंथ अगर निकाल लेंगे तो सर डी का लेंथ अंडर रूट ऑफ दिस इज 6 का स्क्वायर प्लस 5 3 8 8 का स्क्वायर 64, ये ट्रिपलेट है ये तो
सर 10 आ गया तो इसका मतलब BC हो जाएगा ट्वाइस ऑफ DE हो जाए। आप लोग को एक चीज़ बोला था हमने कि 9-10 में जितने रिजल्ट है ट्रायंगल और सर्कल से एसोसिएटेड और क्वाड्रेटल से एसोसिएटेड वो सारे घोट जाइए, वो सबको एक एक बार पढ़ लीजिए कम पक्के से कम 9-10 का देखिए सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए। 5-7 क्वेश्चन फ्री के मिलने वाले हैं आपको, है ना, ढंग से अगर तैयार है तो। अब ऐसे उंजू पुंजू तरीके से तैयार है तो फिर मज़ा नहीं आएगा, क्वेश्चन ही नहीं होंगे, है कि नहीं। ये सब बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। वही चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन ये है, एज फॉर एग्जांपल दिया है पॉइंट्स, इफ पॉइंट्स ऑरिजिन है 0,0, पॉइंट ए दिया हुआ है, दिस इज ए 3,√3 एंड पॉइंट बी दिया हुआ है, दिस इज 3,a आर द रूट्स ऑफ, अच्छा आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल तो ए का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से निकाल के बताइए तुरंत, तूफानी स्पीड में। सर 2 आएगा, बी का वैल्यू -3 आएगा, सी का वैल्यू -4 आएगा, डी का वैल्यू नन आएगा। जल्दी से, हाँ क्या, अरे ऐसा नहीं होता भाई, डिस्टेंस इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब ये डिस्टेंस बराबर करने हैं। अच्छा इसलिए ये कि दिए थे, ये तो कोऑर्डिनेट इक्वल करा रहा है भाई देवता। यार सही बात है, सही बात है, छा गए गुरु, छा गए, है कि नहीं। ये तो ये इसी टाइप के लोग प्रूफ करके बताते हैं बच्चों को, सर 64 बराबर 64/16, देखो बेटा 4 आया, और 4 लाने के लिए क्या करते हैं, देखो कैसे 4 आया, ये 6 से 6 फैल गया, सर इक्वल टू 4 आया। बताओ इसमें क्या बुराई है, आया कि नहीं 4। ये तो वही काम किए हैं डी कुमार जी। चलिए कोई बात नहीं है, ये भी 4 ही आएगा ना, तो वही तो कार है, वही तो कार है। लेकिन वो सही नहीं ना, गलत है ना। ओ स्क्वायर अगर करेंगे तो ओ स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, और 3 ओ बी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा यार, यहाँ से ओ बी स्क्वायर कर दें, निकालिए सभी लोग, कितना आएगा 9। तो ये अरे ये यहीं से आ गया, ये तो ए बी ओ बी निकाल लें। हाँ हो गया ख़त्म, 9 से 9 कट गया, इक्वल टू रूट ±√3। चलो ठीक। अच्छा एक और इक्वेशन है, अच्छा नहीं, एक मिनट, दूसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए जो नेक्स्ट वैल्यू आया। एक चीज़ सही बात बोला इसने। अब यहाँ से जैसे अगर हम ए बी स्क्वायर भी अगर कैलकुलेट करें तो ए बी स्क्वायर का वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए सभी लोग, ए बी स्क्वायर निकालेंगे तो 3 - 3 0 प्लस क्या हो जाएगा, ए -√3 का स्क्वायर आएगा, सही है ना, है कि नहीं। ये इस तरीके से, तो यहाँ पे जो ए का वैल्यू यहाँ इस दोनों इक्वेशन से निकाला है, 2 वैल्यू आया है, वो ए का जो वैल्यू है वो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, किसी एक इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, नहीं तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। समझ में आ रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात की है। अब यहाँ से अगर बात करेंगे ए -√3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 12 आ रहा है, तो ये 12 दोनों से तो आएगा नहीं, किससे आएगा, ए इक्वल टू +√3 से आएगा कि ए इक्वल टू -√3 से आएगा, माइनस से आएगा, इससे आएगा। +√3 रख दें तो 0 आ जाएगा, तो इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा, एक एक्सेप्ट हो जाएगा, है कि नहीं, एक ही आंसर आएगा यहाँ पे। तो आंसर जो हो जाएगा, आंसर ए का वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ए का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ -√3। यहाँ पे एक मज़ेदार बात होता कब पता है, जब ऑप्शन ऐसे सेट किया जाता, पता है कैसे, पहला ऑप्शन देता +-√3, ऑप्शन बी देता ऐसे +√3, ऑप्शन सी -√3, तब अच्छा रहता है इसमें, नहीं चाहे नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए पूछ लेता, चाहे नंबर ऑफ
नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए पूछ लेता कि कितने एक वैल्यू कितने पॉसिबल है, तो बहुत लोग इसमें गलती कर सकते थे। तो अच्छा चीज़ बताया, टेस्ट में अब इस क्वेश्चन को डालेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसका एप्लीकेशन, नेक्स्ट एप्लीकेशन एरिया। एरिया से रिलेटेड थोड़ा सा बात कर लेते, क्वेश्चन हम अगले टर्न पे करेंगे। एरिया ऑफ पॉलीगन, एरिया ऑफ पॉलीगन है कि नहीं, एरिया ऑफ पॉलीगन से रिलेटेड बातें करेंगे। एरिया ऑफ पॉलीगन, एरिया पॉलीगन में, एरिया पॉलीगन में अगर देखेंगे तो एरिया पॉलीगन में क्या है चीज़ें। एरिया पॉलीगन में सबसे पहले हम देखेंगे दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बात करेंगे। तो देखिए वैसे तो जो बचपन में क्लास 10th में फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, याद अगर होगा तो एरिया का फॉर्मूला याद है क्या, क्या होता था? हमें भी याद नहीं, कुछ भयंकर सा होता था। क्या होता था तुमको याद होगा? कर 1/2 mod of x1 x y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus of x3 क्या होता है y1 minus y2। इतना भयंकर फॉर्मूला थोड़ा सा नहीं लग रहा है कि सिंपल होना चाहिए? तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़े हो गए ना, तो इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में फॉर्मूला याद रखेंगे। एरिया का, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला दिस इज x1 y1 1, ये x2 y2 1 और x3 y3 1। ये अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इससे भी सिंपल मैं बता रहा हूँ, उसको याद रखिएगा। ऐसे याद रखिएगा कि कहीं पे भी अगर कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया जैसे निकालना, ये हर जगह काम करेगा। जैसे ये जो वैल्यू है, एक एक्सप्रेशन लिखेंगे हम साइक्लिक ऑर्डर में, x1 y1 फिर कोऑर्डिनेट x2 y2 फिर कोऑर्डिनेट x3 y3, और जहाँ से स्टार्ट करेंगे मतलब जिस कोऑर्डिनेट से हमें स्टार्ट करेंगे उसी को रिपीट कर देंगे एक बार लास्ट में x1 y1, तभी एक लूप कंप्लीट होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर ट्रायंगल है तो जैसे ए है, बी है और ये सी है ना, ए बी सी है, तो यहाँ पे ए से हम बी जाएंगे, फिर बी से सी जाएंगे और सी से ए वापस जाएंगे, तभी लूप कंप्लीट होगा। अब इसका जो वैल्यू है एक्सपेंड करके कैसे लिखेंगे, एक्सपेंड करके ऐसे लिखेंगे दिस इज 1/2 mod ऑफ दिस इंटू दिस माइनस में दिस इंटू दिस। ये गलती लिख दिया मैंने, x2 y2 होगा, तो ये हो जाएगा x1 y2 माइनस में दिस इज x2 y1। एक कंप्लीट हो गया है कि नहीं? और फिर प्लस इसका इससे किए और इसका इससे किए, फिर अगले वाले में होगा, अगले वाले में क्या होने वाला है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा अगले वाले में x2 y3 माइनस ऑफ दिस इज y2, जैसे x3 y2 आएगा। तो फिर प्लस नेक्स्ट वाले में आएगा सर नेक्स्ट वाले में आ जाएगा ये इधर और ये इधर, तो प्लस ये हो जाएगा x3 y1 माइनस ऑफ x1 y3। याद ये नहीं रखना है कि ये याद नहीं रखना है, याद ये रखना है। समझ में आया? तो बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेशन होता है, इस प्रोसेस को याद रखना है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अब मॉड लगा लेना है, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका प्रूफ वगैरह देखना हो तो देख सकते हैं, वो ट्रेपेजियम बना के माइनस करके करते हैं। खैर फॉर्मूला याद रखिए, वो ज़्यादा काम आएगा आपके। अब जैसे इसमें अगर बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल मैं अप्लाई करके बताता हूँ पहले थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए ए है, ए कोऑर्डिनेट है 1,2 है, बी कोऑर्डिनेट है -1,0 है, सी कोऑर्डिनेट है मान लेते हैं 3,4 है। तो इसका हमें एरिया अगर निकालना है, तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ए बी सी अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी अगर निकालेंगे तो ये चीज़ हो जाएगा 1/2 टाइम्स में। हम क्या करेंगे, ये मॉड वैल्यू लिखेंगे, ये पूरा साइक्लिक ऑर्डर में चलेगा, ये 1 2 फिर कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं हम, 1 2 -1 0, और फिर हम अगला कोऑर्डिनेट लिखेंगे 3 4, और फिर जहाँ से स्टार्ट हुए थे उसको फिर से एक बार रिपीट कर देंगे, 1 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका मॉड लगा लेंगे, इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 mod ऑफ दिस इज, अब दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 1 इंटू 0 क्या आएगा, 0 आएगा, और फिर माइनस टाइम्स में क्या आएगा, -2 आएगा। पहला लूप खत्म, दूसरा अब चालू होगा, -1 इंटू 4 तो -4 आएगा, और फिर 0 इंटू 3 तो -0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और फिर अगले में क्या आएगा, दिस इज 6 माइनस में क्या आएगा, 4 आएगा। कोई समस्या है क्या? नहीं है। अब यहाँ से अगर देखें तो ये जो कैलकुलेशन है, ये 1/2 टाइम्स में ऊपर क्या आएगा, 2 आएगा,
और नीचे क्या आएगा, नीचे आ गया -4 आ गया, और फिर यहाँ से क्या आ गया +2 आ गया। तो कुल तो ठीक है, कोई बात नहीं, एरिया 0 हो गया तो इसका मतलब पॉइंट क्या होंगे, ट्रायंगल बना ही नहीं रहे होंगे, पॉइंट्स आर कोलिनियर हो जाएंगे, है कि नहीं, पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये भी बात है। अरे कुछ समझ में आ रहा है, ये सब हम क्या बातें कर रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या किसी को? छोटी छोटी बातें हैं, याद रखना है इसको, ये सब काम आएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल वगैरह है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए इस पे हम और भी काफ़ी सारी चर्चाएं हम अगले टर्न पे कल करते हैं, ठीक है। बाकी 2 व्यक्ति भी लग रहा है अपने काम धाम करने पे चले गए, है कि नहीं, बाकी 2 लोग हैं, तो बाकी कल करते हैं। बाकी इतना सारा काफ़ी कुछ पढ़ लिए हैं, तो एक बार रिवीजन वगैरह करिए, पुराने सीट वगैरह ज़रूर लगाइए। सीट लगा रहे हैं कि नहीं सभी लोग? यार सीट वीट लगाओ भैया।